नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, जो कि प्रथम वर्ष कला राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे कि हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत आती है। इस अवधारणा को हम लोग स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता, जी हाँ, जिसे हम लोग अंग्रेजी पर्यायवाची के रूप में लिबर्टी कहते हैं। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता जीवन का सर्वश्रेष्ठ एवं पुनीत अधिकार है। स्वतंत्रता वह महामंत्र या अद्भुत शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है, जो प्रत्येक देश और काल में उत्पीड़न, अत्याचार या कहें दासता से मुक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, और उसकी प्राप्ति के लिए जो मानव जाति है वह प्रारंभ से ही संघर्ष करती रही है। मध्य युग तक विचार स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्रता को, विचार जो है उसको दबाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक चेतना के विकास के कारण स्वतंत्रता संग्राम ने अपनी जड़ जो है मजबूत कर ली, जिनका प्रादुर्भाव या सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ। मैग्ना कार्टा के द्वारा नागरिक स्वतंत्रता का बीज बोया गया, जो गौरवपूर्ण राज्य क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हुआ। 1789 अर्थात 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा जो है वो बुलंद किया। इन प्रवृत्तियों के विकास ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। स्वतंत्रता की भावना से लोकतंत्र और समानता की भावना से समाजवाद का जो स्वरूप है वह उत्पन्न हुआ। आज विश्व की ये दो महान विचारधाराएं कौन कौन सी? स्वतंत्रता और समानता सर्वाधिक मान्य और लोकप्रिय बन चुकी हैं। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता की परिभाषा के संबंध में प्रारंभ से ही विद्वानों के बीच एक मत होने का भाव विद्यमान नहीं रहा है, अर्थात मतैक्य का अभाव रहा है। इसका प्रयोग इतने सरल अर्थों में किया गया है कि मोंटेस्क्यू जैसे विद्वान कहते हैं कि ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हों और जिसने मानव मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डाला हो। स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्यायवाची लिबर्टी मूल रूप से लैटिन भाषा के लिबर LIBER लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का ना होना या बंधनों का अभाव। इस प्रकार हम शब्द व्युत्पत्ति अर्थात शब्द से जो उत्पत्ति हुई है उसकी दृष्टि से स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव मानते हैं, अर्थात कि मनुष्य की इच्छा और कार्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा नहीं हो। हॉब्स और रूसो दो विद्वान हुए हैं। उनके विचार के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत मनुष्य को ऐसी ही जो स्वतंत्रता है वह प्राप्त थी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। हॉब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। रूसो के अनुसार मनुष्य
स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सभ्यता के विकास के कारण वह हर जगह शिकंजों में जकड़ा हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता का ये अर्थ जो है विद्यार्थियों, ये भ्रामक है। स्वतंत्रता का अभिप्राय बंधनों या रुकावटों का अभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखला जो बोलते हैं उच्छृंखलता, उसका रूप दे लेती है। अर्थात यह एक नकारात्मकता को कहीं ना कहीं इंगित करता है। यह दर्शाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात मत्स्य न्याय को कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए यह हमको थोड़ा कहीं एकांगी प्रतीत होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का सही अर्थ है नकारात्मकता के स्थान पर जो सकारात्मकता का भाव है उसको उत्पन्न करना। स्वतंत्रता का यह रूप नकारात्मकता को दर्शा रहा है, जबकि इसके अंतर्गत हमको जो सकारात्मकता का भाव है उसमें कहीं ना कहीं वह सीमित प्रतीत हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य वह सब करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है। यदि वह किसी अन्य मनुष्य के इस प्रकार के समान स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसका हनन ना करता हो, तो यह कहीं ना कहीं हमको एक एकांगी धारणा प्रतीत होती है। क्योंकि स्वतंत्रता की जो व्यापक अवधारणा है उसके अंतर्गत हमें जो बाद के विद्वान हैं उन्होंने एक मनुष्य के ऐसे कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात को माना है जिससे कि दूसरे अन्य व्यक्तियों के उसी प्रकार के अधिकार बाधित ना होते हों। मनुष्य चूंकि समाज में रहता है, उसका हित सर्वोपरि है, इसलिए सामाजिक सुव्यवस्था के लिए उसे अपने कार्यों को कुछ नियंत्रणों के द्वारा मर्यादित करना होता है। इस नियंत्रित और मर्यादित वातावरण के अंतर्गत व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर की प्राप्ति की स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, बल्कि समाज के हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहना है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमको यह लगता है कि स्वतंत्रता से आशय केवल बंधनों का अभाव नहीं है, वरन व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे युक्त बंधनों का होना भी है जिसके माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का एहसास हो, सभी अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। किंतु जब हम स्वतंत्रता के अंग्रेजी पर्यायवाची लिबर्टी को समझते हैं तो हमें जो मूल रूप से शब्द से इसका अभिप्राय निकलता है वह लिबर शब्द जो है लैटिन भाषा का, उससे निकलता हुआ प्रतीत होता है, जो कि कहीं ना कहीं बंधनों के अभाव को दर्शाता है। तो शब्द व्युत्पत्ति के हिसाब से विद्यार्थियों, स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कि मनुष्य के ऊपर न्यूनतम बंधन हो, अर्थात मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हो। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के स्वरूप की। तो विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के दो स्वरूप हमको दृष्टिगत होते हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वह लगभग एक अवधारणा के रूप में सन 1500 से लेकर 1700 तक विद्यमान रहा, और सकारात्मक जो अवधारणा है वह 1900 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होकर वर्तमान तक व्याप्त है। जब हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो
हमें यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता के जो मुख्य दो स्वरूप हैं उनमें से एक प्रमुख स्वरूप नकारात्मक स्वतंत्रता है। यह एक प्रारंभिक स्वरूप है, विद्वानों के द्वारा दी गई एक प्रारंभिक अवधारणा है। इस स्वरूप के मानने वाले विचारक यह मानते हैं कि स्वतंत्रता से तात्पर्य सिर्फ बंधनों का अभाव है। अर्थात इनकी मान्यता है कि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है जो कि अपने हित के लिए सर्वश्रेष्ठ सोचता है, अतः उसके क्रियाकलापों के नियमन हेतु राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इन विचारकों की यह मान्यता है कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए खुली छूट प्रदान होती है और राज्य को उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालने का यंत्र मान करके इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य एक मनुष्य के व्यक्तित्व में के विकास में बाधा डालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। वहीं एक दूसरी अवधारणा जिसे कि हम सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, वह स्वतंत्रता के ऐसे स्वरूप को प्रस्तुत करती है जो कि जो बाद के विद्वान हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह स्वतंत्रता का ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत समर्थकों की यह मान्यता है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर शक्तिशाली मनुष्य अथवा समाज का संपन्न वर्ग तो अपना विकास कर लेगा, लेकिन समाज का अधिकांश जो वर्ग है, जिसे हम निर्बल वर्ग या कमजोर वर्ग कहते हैं, वह विकास की इस मुख्य धारा में पिछड़ जाएगा। अतः समाज के संपूर्ण विकास के लिए राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए आगे आना चाहिए। अर्थात इन विचारकों की यह मान्यता है कि स्वतंत्रता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें कि मनुष्य को अपने विकास हेतु कार्य करने की ऐसी छूट है जिससे कि दूसरे लोगों की भी ऐसी स्थिति प्रभावित ना हो। यदि इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो हम यह कहेंगे कि जब इस अवधारणा को लाया गया, अर्थात जब यह अवधारणा अस्तित्व में आई, तो प्रारंभ में जिन विद्वानों ने इस विचार को रखा उन्होंने यह माना कि स्वतंत्रता सिर्फ बंधनों का अभाव है, अर्थात व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के बंधन ना हो ताकि एक व्यक्ति जितनी प्रगति करना चाहे उतनी कर रहे। यह प्रारंभिक स्वरूप था स्वतंत्रता की अवधारणा का। लेकिन इससे यह हुआ कि जो शक्तिशाली व्यक्ति थे वो तो विकास कर गए और जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो समाज के अंदर वर्ग विभाजन की स्थिति हमको देखने को मिली। इसके कारण जो बाद के विद्वान थे उन्होंने इस पूर्ववर्ती अवधारणा को एकांगी माना, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा सही नहीं है क्योंकि यह समाज में वर्ग विभाजन को पैदा कर रही है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि स्वतंत्रता का से अभिप्राय केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से या जिसे राज्य के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिसे राज्य के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य के माध्यम से, सरकार के माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात हम कोशिश करें कि समाज में केवल शक्तिशाली व्यक्ति प्रगति ना करें, केवल वही अपना विकास ना करें, वरन संपूर्ण समाज विकास करे। तो विद्वानों ने माना कि संपूर्ण समाज तभी विकास कर सकता है जब सभी का विकास हो, और सभी का विकास तभी हो पाएगा जब निर्बल लोग जो हैं, कमज़ोर लोग जो हैं, उनके विकास के लिए भी राज्य स्वयं आगे बढ़ करके अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। तो यह महत्वपूर्ण और आधारभूत बात है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार की। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के कुछ प्रकार हमको दृष्टिगत होते हैं जो कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्वतंत्रता की जो व्याख्या की उसके आधार पर हम कुछ प्रमुख रूप इसके देख सकते हैं।
सबसे पहले जब हम स्वतंत्रता के प्रकार या रूप की चर्चा करते हैं तो हमको जो स्वरूप उभर करके आता हुआ दिखाई देता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता का। प्राकृतिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का ऐसा स्वरूप है जिसमें कि मनुष्य को एक पशु के समान स्वतंत्र आचरण करने की छूट होती है। अर्थात स्वतंत्रता के इस रूप के समर्थकों की यह मान्यता है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र पैदा हुआ है, अतः उसे किन्हीं सामाजिक एवं राजकीय नियमों के अधीन नहीं किया जा सकता। तो मूल रूप में प्राकृतिक स्वतंत्रता इस बात को उद्घाटित करती है। दूसरा स्वरूप जो नजर आता है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या वैयक्तिक स्वतंत्रता। वैयक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नियोजित करने का अधिकार होना चाहिए, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर अपना विकास इच्छानुसार कर सके। अर्थात स्वतंत्रता के इस रूप से आशय है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु खुली छूट होनी चाहिए। अर्थात राज्य का किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो प्रकार नजर आता है वह है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल जनतांत्रिक प्रणाली में ही संभव है। राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय यह है कि एक राष्ट्र की विभिन्न राजनीतिक गतिविधि जैसे कि मतदान, निर्वाचन आदि हेतु मनुष्य को पूर्ण रूपेण छूट या स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगला प्रकार नजर आता है आर्थिक स्वतंत्रता। इससे आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह हेतु आर्थिक साधन जुटाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मनुष्य अपना जीवन का विकास नहीं कर सकता है। तो इस स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रकार की व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दूसरे व्यक्तियों के अधीन ना रहे और समाज के सही व्यक्तियों को अपना आर्थिक विकास करने का समान अवसर प्राप्त हो। यह कहीं ना कहीं आर्थिक सुरक्षा को इंगित करता है। अगला स्वरूप नजर आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, हम सब जानते हैं। धर्म मानव को पवित्र और संयमित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का रहना आवश्यक है। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। अर्थात धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। अगला जो स्वरूप हमको दिखता है वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज्य, देश की आज़ादी या स्वाधीनता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी राज्य संप्रभु नहीं रह सकता। किसी भी राज्य की स्वतंत्रता वहाँ का राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। इसका आशय यह है कि एक व्यक्ति के समान एक राष्ट्र भी किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं, वरन अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो यह महत्वपूर्ण बात हमको इस संदर्भ में दिखती है। अगला जो प्रकार हमको नजर आता है वह है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है या इससे आशय उस स्वतंत्रता के स्वरूप से है जो किसी समाज में प्राप्त होती है। वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार शामिल है। साधारण शब्दों में कहें
तो इसका आशय यह है कि व्यक्ति जिन स्वतंत्रताओं को एक देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है वे नागरिक स्वतंत्रताएं कहलाती हैं। अगला स्वरूप नजर आता है हमको, वह है संवैधानिक स्वतंत्रता, जिसे कि हम वैधानिक स्वतंत्रता या कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी भी कहते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता विधि निर्माण या कानून निर्माण की स्वतंत्रता है जिसके द्वारा जनता स्वशासन की व्यवस्था करती है। वैधानिक स्वतंत्रता की उत्पत्ति तब होती है जब हम विदेशी शासन से मुक्ति पाकर स्वशासन की बात करते हैं। विदेशी शासन के बाद हम स्वतंत्रता की व्यवस्था अपने द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार करना चाहते हैं। इसका आशय यह है कि व्यक्ति जिन स्वतंत्रताओं का उपभोग करता है वह उस देश के संविधान के द्वारा प्रदान की जाती हैं, तो वह संवैधानिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ स्वरूप, इसके अतिरिक्त एक स्वरूप और हमको दिखता है, वह है नैतिक स्वतंत्रता, जिसे मोरल लिबर्टी कहते हैं, कि यह सभी स्वतंत्रताओं का मूल है। सारी स्वतंत्रताओं के संयोग से भी व्यक्ति अपने अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाता जब तक उसे नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। तो इसलिए नैतिक स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं इसके मोरल जो पक्ष है, नैतिक पक्ष है, उसको इंगित करती है। तो यह कुछ रूप हमको स्वतंत्रता के दिखलाई पड़ते हैं। धन्यवाद।